नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद मुंदड़ा, ज्योग्राफी के लिए। हम पिछले वीडियो में कक्षा 11 के लिए कुछ टॉपिक को पढ़ चुके थे, जिनमें हमने भारत की स्थिति, विस्तार, भू-आकृति के संदर्भ में बात की थी। आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति जो टॉपिक है उस पे बात करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति। आज का जो टॉपिक है बहुत हमारे भूगोल में एक बहुत बड़ा भाग रखता है। इस टॉपिक को समझना भूगोल को समझने के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। सौर परिवार के सदस्य ग्रहों के रूप में पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। जिन सिद्धांतों के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या की जाती है, उन्हीं सिद्धांतों पर सौर परिवार के सदस्यों की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या से पूर्व इसकी सामान्य विशेषताओं को चिन्हित किया जाता है। इसके आधार पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने इस पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी विचारधारा में अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। जैसे यदि सौर परिवार के सदस्य ग्रह जो सूर्य के समीप हैं, वह ग्रह के रूप में जो आंतरिक ग्रह के जो सौर परिवार है, उसमें जो सूर्य के समीप वाले जो ग्रह हैं उन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है या उसके आंतरिक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। और जो ग्रह अधिक दूरी पर स्थित हैं उन्हें बाह्य ग्रह के रूप में जानते हैं। आंतरिक ग्रह पृथ्वी सदस्य ग्रह के रूप में जिसे सदस्य ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, जो आकार में छोटे परंतु घनत्व में छोटे हैं। आकार में छोटे परंतु घनत्व में छोटे हैं। जब बाह्य ग्रह की बात की जाए तो जैसे जुपिटर, जिसे जो जोवियन के ग्रह हैं के रूप में जाने जाते हैं, यह आकार में बड़े, हल्के या कम घनत्व के होते हैं। सूर्य से यदि बात की जाए, सूर्य से क्रमशः दूर होते हुए इन ग्रहों का जो आकार है वो सिगारनुमा पाया जाता है। अर्थात प्रारंभ में यह छोटे आकार के होते हैं, बीच में मोटे हो जाते हैं और वापस छोटे हो जाते हैं। सिगारनुमा बोले तो इस प्रकार से, यानी बीच में मोटे, फिर छोटे, फिर छोटे और फिर छोटे, फिर इधर छोटे, छोटे और छोटे। तो ये सिगारनुमा, इसे हम बोल सकेंगे सिगार। जो ये आकृति है वो सिगारनुमा है। जो सिगारनुमा हो जाते हैं, प्रारंभ में इसकी जो विशेषता होती है, प्रारंभ में छोटा, फिर बीच में मोटा और वापस छोटा। ऐसे पुनः यदि पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में प्राचीन काल से ही बात की जाए तो प्राचीन काल से ही विद्वानों के
ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। ये तथापि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पृथ्वी की जो उत्पत्ति है उसके संदर्भ में वैज्ञानिक मत प्रस्तुत किए जाने लगे। अगर इनकी बात की जाए तो इन जो मतों को मुख्य रूप से हम दो भागों में इन मतों को हम मुख्य रूप से दो भागों में रख सकते हैं। एक भाग है अद्वैतवादी मत और दूसरा भाग है द्वैतवादी मत। दो भागों में रखा जा सकता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के मतों को हम दो भागों में रख सकते हैं। एक है द्वैतवादी मत और एक है अद्वैतवादी मत। तो जो पृथ्वी की जो उत्पत्ति संबंधी मत है उसे हम दो भागों में रख रहे हैं, एक द्वैतवादी और दूसरा अद्वैतवादी। अगर मैं बात करूं अद्वैतवादी परिकल्पनाओं की तो इसके अंतर्गत लाप्लास की वायव्य राशि परिकल्पना मुख्य है। इसके अलावा बहुत सारी परिकल्पनाएं इसके अंतर्गत आती है, मगर लाप्लास की जो वायव्य राशि परिकल्पना है जो उसने 1755 में दी थी, ये अद्वैतवादी परिकल्पना में मुख्य रूप से जानी जाती है। अद्वैतवादी परिकल्पना की मैं बात करूं, अद्वैतवादी परिकल्पना की मैं बात कर रहा हूं भी, और ये क्या है अद्वैतवादी जो परिकल्पना है वो क्या है, तो अद्वैतवादी परिकल्पनाओं में अद्वैतवादी जो परिकल्पना है उसकी मैं बात करूं तो यह एक हम बात करें तो अद्वैतवादी के अंतर्गत एक निश्चित प्रक्रिया के आधार पर धीरे धीरे घटित प्रक्रम अंततः सौर ग्रहों को उत्पन्न कर देता है। इसे एक रूपतावादी मत कहा जाता है। इस प्रक्रिया में एक जनिकीय पदार्थ, इस प्रक्रिया के अंतर्गत एक जनिकीय पदार्थ या एक तारक पदार्थ का उपयोग होता है। अतः एक जनिकीय परिकल्पना या एक तारक परिकल्पना भी इसे कहा जाता है। इसमें सर्वप्रथम इमैनुएल कांट के जो विचार हैं को सम्मिलित किया गया। तो इस अद्वैतवादी परिकल्पना में मुख्य रूप से कांट की जो वायव्य राशि परिकल्पना है वो सम्मिलित की जाती है। तो इसके अंतर्गत मुख्य जो है वो है कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। जो कांट की वायव्य राशि जो परिकल्पना है वो अद्वैतवादी परिकल्पना में प्रमुख है, जिसे कांट महोदय ने 1755 में कांट महोदय ने इसे प्रतिपादित किया। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट द्वारा न्यूटन के आकर्षण सिद्धांत को आधार मानकर यह मत प्रस्तुत किया गया कि इस मत के अनुसार इन्होंने देव निर्मित जो आद्य पदार्थ है उसे प्रारंभिक पदार्थ उसे माना। इस पदार्थ की ठोस
स्थिर एवं ठंडी होने की विशेषताओं को परस्पर टकराहट के कारण परिवर्तित मान लिया। यह जो परिवर्तित जो रूप है नेबुला या निहारिका, निहारिका नेबुला से तात्पर्य गैस तृप्त और गतिशील रूप में माना, तो इस निहारिका में जो केंद्र में उत्पन्न उभारों को प्रभावी अपकेंद्रीय बल द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है। जो केंद्र ये गुणन कर रहा था तो इसे बाहर फेंक दिया जाता है, जिससे एक निहारिका का निर्माण हुआ। तो जब ऐसे इस निहारिका को हम कह सकते हैं, इस निहारिका के रूप में इमैनुएल कांट ने इसे माना और अपकेंद्रीय, इसके अंतर्गत जो प्रभाव पड़ा वो अपकेंद्रीय बल द्वारा बाहर फेंकने का इन्होंने मुख्य आधार माना और इसी प्रकार इन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति मानी। लाप्लास ने इस सिद्धांत में समय समय पर संशोधन भी किए और लाप्लास व उसके पश्चात अनेक विद्वानों ने इस निहारिका जो परिकल्पना है उसका समर्थन भी किया। लाप्लास की जो निहारिका परिकल्पना थी, यह हम कह सकते हैं यह नेबुला जो परिकल्पना है वो 1796 में, उसके बाद में फ्रांसीसी रोशे की संशोधित निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत हुई। लगभग 1850 में डॉक्टर हेंस अल्फ्रेम की चुंबकीय विशेषता परिकल्पना प्रस्तुत हुई। वो 1942 में ऑटो श्मिड की अंतर तारक दूरी परिकल्पना जो प्रस्तुत हुई 1943 में। फिर उसके बाद वाइजेकर की निहारिका मेघ वाली परिकल्पना, पीपर की संशोधित निहारिका मेघ परिकल्पना या प्रोटो प्लेवेट हम कह सकते हैं इसे। और यह एकमात्र पृथ्वी उत्पत्ति का सिद्धांत है जो सूर्य की उत्पत्ति, ग्रहों की उत्पत्ति के पश्चात मानता है। ये निहारिका परिकल्पना है, ये एकमात्र पृथ्वी उत्पत्ति का सिद्धांत है जो पृथ्वी की उत्पत्ति, ग्रहों की उत्पत्ति के पश्चात मानता है। तो एक रूपता पृथ्वी की उत्पत्ति प्रतिनिधित्वकारी संकल्पना निहारिका परिकल्पना को माना जाता है। वर्तमान में जो निहारिका परिकल्पना है उसे कम आवश्यक या निहारिका परिकल्पना में आवश्यक संशोधन करके ज्यादा उपयुक्त सिद्धांत 1978 में जो ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक थे एंड्रयू प्रेटिस, ऑस्ट्रेलियाई जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एंड्रयू प्रेटिस, इन्होंने 1978 के अंतर्गत 1978 में इसका और संशोधित जो पार्ट है, संशोधित उसका वर्जन हम बोल सकते हैं, संशोधित निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की। अद्वैतवादी परिकल्पनाएं या एकरूपतावादी परिकल्पनाएं कोणीय संवेग संरक्षण की अनुपालना नहीं करती है। इसी को ध्यान में रखकर वैज्ञानिकों का पृथ्वी व साथी ग्रहों की उत्पत्ति के संदर्भ में चुंबकीय संदर्भ में द्विजनकीय परिकल्पनाओं पर जोर दिए जाने लगा। अब मैं बात कर रहा हूं, पहले मैंने बात की थी अद्वैतवादी परिकल्पना की, अब मैं बात कर रहा हूं द्वैतवादी परिकल्पना। द्वैतवादी परिकल्पना, तो द्वैतवादी परिकल्पना की मैं बात करूं तो इस परिकल्पना को आकस्मिकतावादी
प्रलयकारी या द्विजनकीय द्वितारिकीय परिकल्पना भी कहा जाता है। इसके अनुसार पृथ्वी व उसके जो साथी ग्रह हैं, सूर्य व उसके साथी तथा पृथ्वी के अलावा दो अन्य तारों के योगदान से बने हैं। इससे संबंधित मत जो है वो प्रमुखता से निम्न है। हम इसके जो प्रमुख मत हैं उनकी मैं चर्चा करूं तो वो प्रमुख मत जो है कास्ते द बफन की धूमकेतु टक्कर परिकल्पना, ये इंपॉर्टेंट है। कास्ते द बफन की कास्ते द बफन की धूमकेतु जो धूमकेतु परिकल्पना इसे कहा जाता है। कास्ते द बफन की धूमकेतु परिकल्पना जो 1749 में प्रतिपादित हुई। 1749 में प्रतिपादित हुई और यह जो परिकल्पना है प्रलयवादी सिद्धांत पृथ्वी उत्पत्ति का प्रथम वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है। तो कास्ते द बफन का धूमकेतु जो परिकल्पना है वो 1749 में प्रस्तुत हुआ। इसे प्रथम वैज्ञानिक सिद्धांत कह सकते हैं। ये हो गया आपका प्रथम वैज्ञानिक सिद्धांत किसका? पृथ्वी की उत्पत्ति का। पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रथम वैज्ञानिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो कास्ते द बफन ने किया। नाम है उसका धूमकेतु परिकल्पना, 1749 में किया। प्रथम वैज्ञानिक सिद्धांत हो गया ये। और ये किसके बारे में था? पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। इसके बाद आता है सर चेम्बरलिन मोल्टन की ग्रहण परिकल्पना। जो इसके बाद चेम्बरलिन व मोल्टन की चेम्बरलिन मोल्टन की कौन सी परिकल्पना? तो ग्रहाणु। चेम्बरलिन व मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना ये 1905 में चेम्बरलिन व मोल्टन ने ग्रहाणु परिकल्पना प्रतिपादित की और ये 1905 में की। इसे प्लेनेटिसिबल परिकल्पना भी कहा जाता है। 1905 में शिकागो विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानी चेम्बरलिन व मोल्टन द्वारा पृथ्वी की सूर्य की सौर ज्वालाओं से पृथक पदार्थ से ग्रहों की उत्पत्ति की व्याख्या की गई। इस मत के अनुसार यह सौर ज्वाला, यह पृथक पदार्थ ठोस व शीतल कणों के रूप में पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने लगता है। विशाल तारों द्वारा पृथक किए जाने के पश्चात इस पदार्थ में अपेक्षाकृत बड़े अणु अपने समीप के छोटे कणों आकर्षित कर बड़े आकार का करते रहते हैं। इन कणों या अणुओं को ग्रहाणु या प्लेनेटेसिबल कहा जाता है। इसी से सूर्य के चारों ओर परिक्रमणशील जो ग्रह हैं वो निर्मित हुए हैं। अब इसके बाद आती है जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना।
किसकी है साहब? जेम्स जीन्स, जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। आपको नाम से थोड़ा, नाम से थोड़ा सा स्पष्ट हो रहा होगा जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। तो ज्वारीय परिकल्पना की यदि मैं बात करूं तो ज्वारीय परिकल्पना लगभग 1919 में 1919 में प्रस्तुत हुई, जेम्स जीन्स ने प्रस्तुत की। और ज्वारीय परिकल्पना अभी हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलर हम बोल सकते हैं। ब्रिटिश खगोल विज्ञानी जेम्स जीन्स द्वारा सन 1919 में ज्वारीय परिकल्पना प्रस्तुत की गई, जिसमें हेराल्ड जेफ्रे ने 1926 में और उसमें संशोधन प्रस्तुत किया। ज्वारीय परिकल्पना को ही द्वैतवादी पृथ्वी उत्पत्ति के सिद्धांतों की प्रतिनिधित्वकारी परिकल्पना कहा जाता है। ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार अधिक आकर्षण वाले इस तारे के कारण सूर्य से पृथक होने वाला सिगार नुमा जो फिलामेंट है उससे उसके ठंडे होने से ग्रहों का निर्माण हुआ है, और जो ठंडे होकर विभिन्न ग्रहों के रूप में वो फिलामेंट परिवर्तित हो गया। तो इसके अंतर्गत कोई दो तारे, इसके अंतर्गत जेम्स जीन्स की परिकल्पना के अंतर्गत मुख्य रूप से कोई दो तारे संपर्क में है और एक तारा आगे निकल गया, तो अपनी आकर्षण शक्ति से उसने उसका जो हम कह सकते हैं फिलामेंट का अलग से उसको अलग कर दिया, और वो न तो इस तारे में अपनी आकर्षण शक्ति से निकल गया, तो वो तो न तो इस तरफ रह सका न इस तारे के संपर्क में, और ये भाग फिलामेंट सिगार नुमा फिलामेंट था, और ये धीरे धीरे जब ठंडा हुआ तो इससे उनकी हमारा जो आज का सौर परिवार है उसका निर्माण हुआ। इसमें मैं आपको जेम्स जीन्स की जो ज्वारीय परिकल्पना है उस वाले टॉपिक में इसमें मैं डिटेल से बताऊंगा। तो अभी केवल हम ये जानकारी कर रहे हैं जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना है क्या। आगे मैं बात करता हूं द्वैतवादी परिकल्पना के अंदर ही आगे मैं बात करता हूं। तो एक आती है रसेल व लिटिलटन की द्वैतारक परिकल्पना की बात करें तो ये रसेल और लिटिलटन ने द्वैतारक परिकल्पना दी थी, और 1936 में इसने ये रसेल व लिटिलटन ने 1936 में अद्वैतवादी परिकल्पना प्रस्तुत की। उसके बाद फ्रेड होयल की सुपरनोवा परिकल्पना। अगर बात करें फ्रेड की सुपरनोवा परिकल्पना की, तो फ्रेड होयल ने सुपरनोवा परिकल्पना दी, और वो दी थी 1939 में, यानी 1936 की रसेल और लिटिलटन के बाद फ्रेड होयल की जो सुपरनोवा जो परिकल्पना है वो 1939 में प्रस्तुत हुई। उसके बाद में रोसगन की विखंडन परिकल्पना रोसगन ने दी थी। रोसगन की विखंडन परिकल्पना वो दी थी 1940 में। 1940 में रोसगन ने
विखंडन परिकल्पना प्रतिपादित की 1940 में। और अंत में मैं बात कर रहा हूं बनर्जी की जो सिफिड परिकल्पना है उसकी। बनर्जी की सिफिड परिकल्पना, बनर्जी की सिफिड परिकल्पना ये 1942 में प्रस्तुत हुई। तो इस टॉपिक के अंतर्गत मैंने मोटे मोटे रूप से आपको पृथ्वी की जो उत्पत्ति संबंधी जो परिकल्पनाएं हैं, द्वैतवादी अद्वैतवादी परिकल्पनाओं को मैंने बताने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में हम जेम्स जीन्स की जो ज्वारीय परिकल्पना है, आपके जो टॉपिक में, आपके जो चैप्टर में 11th के चैप्टर में जो जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना है, हम उस पर विस्तार से बात करेंगे। आप निरंतर मेरे इस YouTube चैनल से जुड़े रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के बीच में शेयर और सब्सक्राइब करें। आप धीरे धीरे और भी अनेक हमारे वीडियो को लोगों तक पहुँचाएं, जिससे सभी छात्रों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार। Okay.